हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का डब्ल्यूएस स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जेएस मिल की फिलॉसफी के बारे में। जेएस मिल जिनका जन्म 1806 में हुआ और इनकी मृत्यु 1873 में हुई थी। इनके फादर जेम्स मिल और इनकी वाइफ हैरियट टेलर और इनके टीचर बेंथम। हम लोग इन पर बात करेंगे बारी बारी से कि किस अवस्था में इनका प्रभाव कब पड़ा था इनके ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके फादर की। इनके फादर का प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा था। जब ये महज 4 वर्ष के थे, 4 वर्ष की आयु में ये ग्रीक भाषा सीख चुके थे और जब ये 7 वर्ष के हुए तब इन्होंने लैटिन लैंग्वेज सीख लिया, लैटिन भाषा सीख ली थी। तो इतना अधिक इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था इनके फादर का। इनके जो गुरु है बेंथम का, मिल, जेम्स मिल और बेंथम, ये दोनों फ्रेंड हैं, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं और आपस में इन दोनों का संबंध बहुत अच्छा था। यही कारण है कि मिल के ऊपर इन दोनों का प्रभाव पड़ता है। और जब मिल की लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, इतनी बिजी हो जाती है कि सिर्फ काम, पढ़ाई, जॉब, सिर्फ इतना ही रहता है इनकी लाइफ में, क्योंकि ये अपने फादर के काम में भी उनका काफ़ी सहयोग करते थे, काफ़ी हाथ बटाया करते थे रिसर्च के काम में। तो इन सब के दरमियान वो एक लाइफ को एंजॉय करना भूल चुके थे। लाइफ में कुछ खुशी के नाम पे, कुछ अच्छी चीज़ों के नाम पे इनकी लाइफ में कुछ बचा नहीं था। सिर्फ ये काम पर ध्यान दिया करते थे, केवल काम, काम और काम था इनकी लाइफ में। तो जब ये 21 वर्ष के हुए तब ये डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये मानसिक तनाव को झेलने लगते हैं, मानसिक दबाव दबाव आ पड़ता है इनके ऊपर। तब ये उस उम्र में क्या होता है कि ये जा करके फिर इनसे मिलते हैं। इनकी जो वाइफ होती हैं बाद में, हैरियट टेलर, ये 24 वर्ष की आयु में उनसे मिलते हैं और उनसे मिलने के लगभग 20 वर्षों के बाद इनका विवाह होता है इससे। तो ये अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कहा जाता है कि ये जो उनकी 2 पुस्तक है, इसमें इनकी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग देखते हैं इनको बारी बारी से कि आखिर वो क्या कहते हैं उनकी फिलॉसफी के बारे में। तो जो इनकी वाइफ है, इनका प्रभाव इनके ऊपर बहुत है और 2 पुस्तक पर कहा जाता है कि इन दोनों ने मिल करके काम किया है। और जो मिल की वाइफ है, इन दोनों पर उनका भी प्रभाव है और उनका भी मत है इन दोनों किताबों में। इन दोनों किताबों में जो दोनों ने मिल करके काम किया है। तो जब ये 14 वर्ष के आयु के थे, तो 14 वर्ष की उम्र में 1820 में, माफ कीजिए, 1820 में इन्होंने एक टेक्स्ट बुक के रूप में पब्लिश किया था, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये किया था 1820 में, प्रकाशित किया। उसके बाद इन्होंने सिस्टम ऑफ लॉजिक ये किया था 1843 में, प्रकाशित किया था। उसके बाद इन्होंने जो लिखना शुरू किया, उन्होंने लिखा ऑन लिबर्टी के ऊपर, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के ऊपर, द कॉन्सिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के ऊपर, यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर। तो ये सबके ऊपर बात करते हैं। हम लोग अब देखते हैं बारी बारी कि इनकी फिलॉसफी लिबर्टी के ऊपर क्या है। वो कहते हैं लिबर्टी के बारे में, वो बताते हैं कि किसी भी समाज, किसी भी सरकार को इतना अधिकार नहीं है कि वो किसी की स्वतंत्रता का हनन कर सके। लेकिन एक कंडीशन है, एक परिस्थिति ऐसी है कि जब कोई सरकार या कोई समाज उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर सकता है। वो क्या है? वो ये है कि जब किसी भी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को खतरा महसूस हो, खतरे का अनुभव हो, तब आप या सरकार या समाज, कोई भी उसकी स्वतंत्रता का हनन कर सकता है। वो कैसे? एक उदाहरण स्वरूप आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने घर में बैठ करके शराब पी रहा है। कोई भी सरकार या समाज उसको उसका हाथ पकड़ के नहीं रोक सकती है, उसको नहीं कह सकती कि तुम शराब मत पियो। हाँ, भले विज्ञापनों के माध्यम से, एड्स के माध्यम से, या सरकार जो है वाइन की बोतल पे, जो शराब की बोतल है उसके ऊपर जो सरकार विज्ञापन दे सकती है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं पीना चाहिए। लेकिन कोई सरकार हाथ पकड़ के, कोई समाज हाथ पकड़ के नहीं रोक सकता है उसको। ये उसकी स्वतंत्रता का हनन है।
लेकिन अगर उसी व्यक्ति से किसी दूसरे को खतरा हो, कब खतरा हो सकता है? यदि वो व्यक्ति शराब पी ले घर में बैठ करके, और शराब पीने के बाद वो गाड़ी चलाने के लिए चला जाए, ड्रिंक एंड ड्राइव करने लगे, तब उससे किसी दूसरे को खतरा हो सकता है। उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में सरकार और समाज उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के उस व्यक्ति को रोक सकती है, उसकी स्वतंत्रता का हनन कर सकती है कि तुम ये काम मत करो, इससे किसी दूसरे को खतरा है। तो इसको वो कहते हैं हार्म प्रिंसिपल के ऊपर, इनका जो सिद्धांत दिया है उन्होंने लिबर्टी के ऊपर, हार्म प्रिंसिपल बोल करके उन्होंने कहा है कि किसी दूसरे को जब खतरा हो तब कोई भी समाज, सरकार उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर सकती है। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के ऊपर, के जो मिल हैं वो महिलाओं के अधिकार के बारे में क्या कहते हैं, महिला अधिकार के बारे में उनका क्या मत है। इनको मिल को फेमिनिस्ट कहा जाता है, बहुत बड़ा फेमिनिस्ट कहा जाता है। कहा जाता है कि मिल महिला अधिकार के ऊपर इतना ध्यान देते थे क्योंकि जिस युग में मिल हैं तो देख रहे होते हैं कि महिलाओं को ना स्वतंत्रता का अधिकार है पूर्ण रूप से, ना वो प्रॉपर्टी में समान अधिकार है, ना ही उन्हें डिवोर्स लेने, अगर कोई महिला चाहे मुझे अपने पति से डिवोर्स लेना है वो डिवोर्स भी नहीं ले सकती है, न मताधिकार है, वोट देने का भी अधिकार नहीं है। तब मिल जाकर के एक समय था जब मिल संसद में एक सांसद के रूप में चयनित होते हैं इंग्लैंड में। ये एक इंग्लिश फिलोसफर हैं, और जब ब्रिटेन की संसद में ये पहुंचते हैं तो वहां पे वो महिला अधिकार के ऊपर बहुत आवाज उठाते हैं और वो कहते हैं कि महिलाओं को अधिकार होना चाहिए कि वो जब चाहे, जैसे चाहे, उसको मन हो अगर किसी से डिवोर्स लेना है, किसी से तलाक लेना है तो वो ले सकती है। उसे प्रॉपर्टी में इक्वल राइट होना चाहिए, उसे वोट का अधिकार होना चाहिए, उसे पुरुष और महिलाओं के की समानता की बात करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जो पुरुष है और महिला है इसमें दोनों में किसी में भी जो है ना योग्यता के आधार पे कोई कमी नहीं है, दोनों में योग्यता समान है, सोचने समझने की शक्ति, एबिलिटी के आधार पे कोई कमी नहीं है। इसीलिए भेदभाव नहीं होना चाहिए महिलाओं और पुरुषों के बीच में, महिलाओं को भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि एक पुरुष को है। तो ये हो गया उनका सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं उनकी जो किताब है, उनकी जो बुक है द कॉन्सिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसके ऊपर वो क्या कहते हैं। मिल कहते हैं कि जो भी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, और वो कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में, सरकार में जो एक डेमोक्रेसी हो, उसमें डेमोक्रेसी में हम लोग क्या देखते हैं कि वोट का अधिकार समान होता है सभी के। किसी एक आम मजदूर, अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, कम शिक्षित है, 5वीं 6ठी पढ़ा हुआ है, उसके वोट की वैल्यू, और जो फिलोसफर है, जो प्रोफेसर है, जो साइंटिस्ट है, उसकी वोट की वैल्यू भी समान है। उसके भी एक वोट का अधिकार उतना ही है जितना कि एक टीचर का है, एक प्रोफेसर का है, एक लेक्चरर के वोट की वैल्यू है। लेकिन मिल कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल कहते हैं कि जो प्रोफेसर है, जो फिलोसफर है, उसके वोट की वैल्यू अधिक होनी चाहिए, और जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो मूर्ख है, जिसे ज्ञान नहीं है उतना, उसकी वोट की वैल्यू कम होनी चाहिए। वो बताते हैं कि दोनों में वोट की वैल्यू, दोनों के वोट की वैल्यू समान नहीं होनी चाहिए, दोनों की वोट की वैल्यू में अंतर होना चाहिए। पढ़े लिखे की वोट की वैल्यू में ज्यादा, उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके वोट की वैल्यू कम होना चाहिए। तो ये था रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के ऊपर। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर, जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है जो बेंथम ने दिया है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो मिल है उसमें कुछ अपना मत देते हैं। क्या मत देते हैं? वो अपना मत देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, यहां तक वो अपने पिता और अपने गुरु की बात को मानते हैं कि ठीक है, जिस काम से किसी व्यक्ति को सुख प्राप्त हो, आनंद मिले, वो काम करना चाहिए, वो काम उसके लिए सही है। लेकिन वो क्वालिटी की बात करते हैं और क्वांटिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को
क्रिकेट खेलने में सुख मिलता है तो ठीक है, उसको वो काम करना चाहिए, खेलना चाहिए। लेकिन किसी को अगर लैब में बैठ करके रिसर्च करने में सुख मिलता है तो वो काम उसको करना चाहिए। लेकिन जो अब ये कहें हम कि जो क्रिकेट खेलने का सुख है और रिसर्च करने का सुख है वो दोनों सुख समान है, दोनों सुख बराबर है, तो वो ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि ये दोनों सुख में अंतर है, क्वालिटी की बात करते हैं कि ये बेहतर काम है। लैब में बैठ के रिसर्च करना, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना वो अच्छा काम है क्वालिटी वाइज। और जो क्रिकेट खेलना है धूप में, या फिर किसी को साइकिल चलाने में मजा आ रहा है, किसी को गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है, तो ठीक है, उसको वो काम करना चाहिए। लेकिन अगर क्वालिटी वाइज देखी जाए तो वो सुख और ये सुख बराबर नहीं है। इन दोनों सुखों में अंतर ये है कि ये सुख ज्यादा अच्छा है और ये सुख कम अच्छा है, क्वालिटी की बात करते हैं। तो ये था मिल का उपयोगितावाद का सिद्धांत जो मिल के द्वारा दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।